हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएमडी एजुकेशन अप पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम हम किसे कहेंगे? जैसे कि ये कोई प्रिज्म है, जब इससे हम श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं तो ये क्या होता है कि ये 7 रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब ये 7 रंगीन पट्टियों में विभक्त होती है तो इनका क्रम होता है। 7 कौन कौन से कलर होते हैं? वो होते हैं VIPGYOR। ये क्या होती है? 7 रंगीन पट्टियाँ बनती हैं। इनका मतलब क्या है कि V का मतलब है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर, और I का मतलब है इंडिगो यानी कि जामुनी, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ये इस क्रम में 7 रंगीन पट्टियाँ बनेगी। स्पेक्ट्रम में 7 रंगीन पट्टियाँ बनेंगी। उनका क्रम क्या होगा? तो क्या होगा? VIBGYOR, विबग्योर यानी कि बेंजानी हैप्पी नाला से भी आप याद कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे कि ये है VIBGYOR, ये क्रम है। अब इससे हम क्या देखेंगे? लेफ़्ट टू राइट जाने पर लैम्डा यानी कि वेवलेंथ, तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ेगा। तो इससे हम लैम्डा का मान बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ेगा। तो इससे क्या क्वेश्चन पुट अप होता है कि वॉयलेट कलर है, उसकी तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा? सबसे कम। बैंगनी कलर है, उसकी तरंगदैर्ध्य का मान सबसे कम होगा, और इसकी आवर्ती का मान क्या होगा? सबसे ज़्यादा। हमने पहले पढ़ा था कि तरंगदैर्ध्य लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती आवर्ती होता है। तो लैम्डा का मान सबसे कम है तो आवर्ती का मान सबसे ज़्यादा होगा। उसी प्रकार देखो कि रेड कलर है, रेड कलर का लैम्डा क्या होगा? सबसे अधिक। लैम्डा सबसे अधिक होगा तो आवर्ती क्या होगी? सबसे कम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हम देखते हैं तो क्या होता है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है कि यह प्रकाश के उत्सर्जन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश के उत्सर्जन के कारण। जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये कोई पदार्थ है। क्या है? ये पदार्थ है, इसको हम गर्म करेंगे। इस पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी उच्चतम या उच्च कक्षा में जाएंगे। तो फिर क्या होगा? उच्च कक्षा में जाने के बाद में ये स्थायी अवस्था में नहीं रह पाएंगे। कुछ समय पश्चात ये अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे। किसके रूप में? फोटोन के रूप में। जो अतिरिक्त ऊर्जा उन्होंने ली थी मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए, यानी कि ये किसी परमाणु की मूल अवस्था है। ये मूल अवस्था, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ये है, देखिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी क्या है? मूल अवस्था। ये उत्तेजित अवस्था है, ये ऊपर उत्तेजित अवस्था है कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस प्रकार है कि ये जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेगा तो ये ऊपर उत्तेजित अवस्थाओं में जाएगा, ऊपर की तरफ ये जाएगा। अब ये जो अतिरिक्त ऊर्जा है, जब अपनी मूल अवस्था में पुनः आएगा, ये इस तरफ वापस आएगा, तो यह क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ये करेगा फोटोन के रूप में। इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है कि ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का जस्ट अपोजिट है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम ने हमने पढ़ा था कि यह प्रकाश के उत्सर्जन के कारण होता है, लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम किसके द्वारा होता है? प्रकाश के अवशोषण के कारण ये प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि ये कोई प्रिज्म है, इससे हम जब किसी प्रकाश पुंज को प्रिज्म से गुजारेंगे तो यहाँ पर जो पर्दे पे हमें रेखाएं प्राप्त होंगी, ये चमकीली रेखा, लाइट। इसके मध्य क्या होगा कि डार्क रेखाएं प्राप्त होगी, यानी कि काली पट्टी प्राप्त होंगी। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोमेट्री यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। नेक्स्ट
तत्वों का स्पेक्ट्रम प्राय उत्सर्जन प्रकार का लिया जाता है। उत्सर्जन प्रकार का क्यों लेते हैं? इसका कारण है कि इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार की श्रेणी रेखाएं प्राप्त हो सकती है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होती हैं? श्रेणियों की सब रेखाएं हैं वो सभी प्रकार की पाई जाती है, जैसे कि लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फ्रंट। इस प्रकार से सभी प्रकार की श्रेणियों की रेखाएं प्राप्त होती है। लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम में सिर्फ और सिर्फ लाइमन श्रेणी की रेखाएं ही प्राप्त होती है। इसलिए हम तत्वों का स्पेक्ट्रम किस प्रकार का लेते हैं? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रेखित स्पेक्ट्रम, दूसरा सतत यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि रेखित स्पेक्ट्रम, उसके बाद देखेंगे सतत स्पेक्ट्रम। रेखित स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ के परमाणु को गर्म करते हैं, किसी पदार्थ के परमाणु को गर्म करते हैं तो इससे विकिरण उत्सर्जित होती है। क्या होती है? विकिरण उत्सर्जित होती है। इन विकिरणों को स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से, स्पेक्ट्रोस्कोपी इनका एक यंत्र है जिससे हम इनका अध्ययन करते हैं, विकिरणों की को इनका विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से, तो क्या होता है कि चमकीली तथा विशिष्ट रंग की स्पेक्ट्रमिक रेखाएं प्राप्त होती है। विशिष्ट रंग की यानी कि अंधकार में स्थान यानी कि डार्क लाइन प्राप्त होती है। ये असतत होती है। असतत यानी कि सतत का मतलब तो ये इनके जो 7 रंग हैं वी, जैसे VIBGYOR ये है। अगर इनका क्रम इस प्रकार हो कि वॉयलेट के बाद में इंडिगो, इंडिगो के बाद में ब्लू, ब्लू के बाद में ग्रीन, इस प्रकार एक क्रम में सतत हो तो ये क्या होंगी? सतत स्पेक्ट्रमी रेखाएं। लेकिन इनमें क्या होता है कि इनके मध्य, इन रेखाओं के मध्य क्या होता है? एक डार्क कलर, यहाँ पे वॉयलेट के बाद में डार्क, इंडिगो के बाद में वो वापस से डार्क, यानी कि अंधकार में स्थान पाया जाता है। ये असतत रूप से रेखाएं प्राप्त होती है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? रेखित स्पेक्ट्रम। जैसे कि इसका एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl नमक को हम प्लेटिनम के तार पे लगा के और उसको बुनसेन बर्नर होता है उस पे ले जाएंगे तो रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सतत स्पेक्ट्रम में, उसमें क्या होता है? सतत स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं होती है वो क्या होती है? सतत होती है। उसी प्रकार सेम जैसे कि हमने किसी पदार्थ या तापदीप्त वस्तु को गर्म किया तो इससे विकिरणें उत्सर्जित होंगी। सेम वही प्रोसेस है। इन विकिरणों को स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से विश्लेषित करने पर 7 रंग की रंगीन पट्टियाँ प्राप्त हुई। इनमें कोई अलगाव नहीं होता। इनमें क्या होता है? कोई भी अलगाव नहीं होता। ये क्या होती है? सतत। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के जो 7 कलर हैं उनके मध्य किसी प्रकार का अलगाव यानी कि कोई डार्क लाइन नहीं होती, वो सतत होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब हाइड्रोजन गैस को विसर्जन नलिका में लेकर निम्न दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु बनने के कारण गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है? जैसे कि ये कोई विसर्जन नलिका है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव, नेगेटिव। जब इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरते हैं और इस हाइड्रोजन गैस में गैस को निम्न दाब पर, लो प्रेशर पर जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के जो अणु हैं, ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के परमाणु के रूप में, हाइड्रोजन परमाणु के रूप में बदल जाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के रूप में बदल जाने के कारण ये गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्योंकि विसर्जन नलिका में अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है जिनमें से 4 श्रेणियां दृश्य क्षेत्र में होने के कारण इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन 2 श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में होने के कारण इन्हें नहीं देखा जा सकता। 4 श्रेणियां तो इस प्रकार होती हैं कि उन्हें हम देख सकते हैं दृश्य क्षेत्र में होने के कारण, लेकिन 2 श्रेणी इस प्रकार की भी प्राप्त होती है जो पराबैंगनी क्षेत्र में होने के कारण हमें उन्हें देख नहीं सकते। नेक्स्ट है कि दृश्य क्षेत्र की इन 4 श्रेणियों को सर्वप्रथम बामर नामक वैज्ञानिक ने देखा, अतः इन्हें बामर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? बामर श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बामर है उन्होंने तरंग संख्या
तथा इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम तथा उच्चतम ऊर्जा स्तर n1 तथा n2 में निम्न संबंध दिया। क्या संबंध दिया कि तरंग संख्या बराबर क्या होता है r, जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1096 77 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर 1096 भी कई बार न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, वहाँ पे ये भी मान लेते हैं। ये क्या होता है कि रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग गैस नियतांक, तरंग संख्या बराबर r रिडबर्ग नियतांक कोष्ठक 1/n1 का स्क्वायर। n1 यानी कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। न्यूनतम ऊर्जा स्तर को हमने किससे डिनोट किया है, n1 से, माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 क्या है यहाँ पे, उच्चतम ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें आगे क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार की अनेक स्पेक्ट्रमी प्राप्त हुई, जिनको इनके खोजकर्ता के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात आती है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बावजूद भी इसमें अलग अलग प्रकार की जो रेखाएं हैं, विभिन्न रेखाएं प्राप्त होती है। इसका कारण क्या है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है अतः अपने न्यूनतम ऊर्जा स्तर n1 बराबर 1 या k में नाभिक के सबसे ज़्यादा पास होता है। जब हाइड्रोजन के इस नमूने को ऊर्जा दी जाती है तो यह उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यह उच्चतम ऊर्जा स्तर में अस्थायी होता है या ठंडा होकर पुनः निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तथा उतनी ही तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। क्या कहा है कि इसमें कि जब हाइड्रोजन परमाणु है उसमें क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसको हम ऊर्जा देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एकदम नाभिक के नज़दीक होता है, पहले कक्षा में होता है, जिसके कारण उसके नाभिक से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब इसको ऊर्जा दी जाती है तो यह अपने उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। जब यह उच्चतम ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, फिर यह जब वापस वहाँ पर अस्थायी महसूस होगा, यानी कि ठंडा होकर पुनः जब निम्नतम ऊर्जा स्तर में आएगा तो वह जितनी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उसने अवशोषित किया था उतनी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि जब भी हम ये प्रयोग करते हैं तो एक ही परमाणु ने लेके परमाणुओं का समूह लेते हैं, जिससे अनेक प्रकार की स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये दे रखा है कि विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियों में निम्नतम और उच्चतम ऊर्जा स्तर। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, n1 बराबर n क्या है, 1, ये कक्षा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, इस प्रकार से। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि ये बेस फॉर्म है n1 मतलब कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर, यानी कि इसकी मूल अवस्था क्या है, पहली कक्षा क्या है, 1। तो इससे जस्ट ऊपर वाले जिससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस आएंगे तो कौन सी श्रेणी की रेखा प्राप्त होगी, लाइमन श्रेणी की रेखा प्राप्त होगी, जो प्राबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, उसके लिए n1 यानी कि न्यूनतम ऊर्जा स्तर क्या होगा, 1, n1 बराबर क्या होगा, 1, और n2 उच्चतम ऊर्जा स्तर क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 अनंत तक हो सकता है। उसी प्रकार जब दूसरी कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए हमने क्या लिया, पहली कक्षा में आता है उच्चतम ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी की रेखा प्राप्त होती है। लेकिन दूसरी कक्षा में आती है तो उसे क्या कहते हैं, बामर श्रेणी की। तीसरी में आती है तो पाँच, चौथी में ब्रैकेट, पाँचवीं फंड, फिर छठी में हम फ्री। इस प्रकार से हर कक्षा के लिए हर अलग प्रकार की स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती है, जिनके अलग अलग नाम दिए गए। पहली कक्षा के लिए क्या दिया गया, लाइमन श्रेणी, जो प्राबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरी कक्षा में आएगा इलेक्ट्रॉन उच्चतम ऊर्जा स्तर से, तो उसे हम क्या कहेंगे, बामर श्रेणी, जो दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होगा। नेक्स्ट तीसरी कक्षा में जो आएगी उसे क्या कहेंगे, पाश्चन श्रेणी, जो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, ब्रैकेट अवरक्त क्षेत्र में पाई जाएगी चौथी क्लास में। और पाँचवीं कक्षा में आएगा उसे हम क्या कहेंगे, फंड, क्या कहेंगे, फंड, जो अवरक्त क्षेत्र IR में ही पाया जाता है। छठी कक्षा में आती है उसे कहते हैं हम फ्री, सुदूर अवरक्त, इंफ्रारेड कहते हैं।
इनके लिए क्या होता है, जिस कक्षा में आएगा वह तो उसकी क्या होगी, न्यूनतम ऊर्जा स्तर n1 का मान होगा जिस भी कक्षा में। लाइनमैन के लिए 1, बामर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4। इस प्रकार से ये उनके न्यूनतम ऊर्जा स्तर होंगे। लेकिन उनके उच्चतम ऊर्जा स्तर यानी कि n2 का मान क्या होगा, जैसे लाइनमैन में आया, लाइनमैन के लिए n1 क्या हो गया 1, और n2 क्या हो गया उसके लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अनंत तक हो सकता है। मतलब कि उस कक्षा को छोड़ के जस्ट उससे ऊपर वाली कक्षा है उन वह कोई सी भी उसके लिए n2 का मान हो सकती है। उसी प्रकार बामर है, उसके लिए क्या होगा n1 दूसरी कक्षा में आएगा तो क्या होगा 2। इन बामर के लिए n1 का मान 1 कभी भी नहीं होगा, 1 होगा तो वो क्या कौन सी श्रेणी की रेखा प्राप्त होगी, लाइमन श्रेणी की। और n2 का मान उससे क्या हो गया 2 ना होके 3, 4, 5 अनंत तक ठीक हो जाएगा। ये इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, अभी जस्ट पीछे हमने बात बताई थी कि हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी इसके स्पेक्ट्रम में एक से अधिक रेखाएं प्राप्त होती है, क्योंकि स्पेक्ट्रम लेते समय एक परमाणु प्रयुक्त नहीं किया जाता बल्कि परमाणुओं का समूह प्रयुक्त किया जाता है। अतः एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन अथवा विउत्तेजन संभव है। ये जस्ट हमने पीछे बात की थी। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट नोट है, इसमें 3-4 प्रकार के फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नोट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन n2 उच्च कोश से n1 निम्न कोश में संक्रमण करे, उच्च कोश से निम्न कोश में संक्रमण करे तो कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या हमें पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या है। कुल स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या पूछेगा तो हमें क्या करेंगे, उच्चतम कोश माइनस निम्नतम कोश, ठीक है, इंटू उच्चतम कोश माइनस निम्नतम कोश प्लस 1/2। इस प्रकार n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस प्रकार से हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होंगी, कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि इसे हम एग्जांपल से करते हैं कि 7 से प्रथम 7 से फर्स्ट में आया तो 7 से उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम में आया तो उच्चतम का मान कितना होगा, n2 का मान कितना होगा 7 और n1 का मान कितना होगा 1। तो फॉर्मूले में हमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ वैल्यू रखनी है 7, n2 का मान 7, n1 का मान 1, ठीक है। फिर n2 का मान 7 माइनस 1 प्लस 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा 21। ये क्या हो गई, उसमें उस स्पेक्ट्रम में प्राप्त कुल स्पेक्ट्रमी रेखाएं। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है कि nवें से प्रथम n2 का मान क्या ले लिया यहाँ पर n और n1 का मान क्या हो गया फर्स्ट। तो n-1, ठीक है, n-1 प्लस 1/2। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया n कोष्टक n-1/2। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि 7वें से तीसरे में, तो n2 का मान कितना हो गया 7 और n1 का मान कितना हो गया 3। इस प्रकार वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नोट क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन n2 उच्च कोश से प्रथम कोश में संक्रमण करे, n2 उच्च कोश से प्रथम कोश में संक्रमण करे तो लाइमन श्रेणी की रेखा है। लाइमन के लिए क्या होगा, प्रथम कोश में। अब आपको कोश अलग अलग श्रेणी की रेखाओं के बारे में पूछा जाए तो उनके लिए प्रथम कोश यानी कि उनका कोश अलग अलग होगा। लाइमन के लिए हमने पीछे बताया था कि लाइमन के लिए क्या होगा 1, बामर के लिए क्या होगा 2, हमने बताया था ना इस प्रकार से कि 1 2 3 4 है जी, कि ऊपर से यहाँ से, जैसे कि यहाँ से ये फर्स्ट में आया या फर्स्ट में आया या फर्स्ट में आया तो इसे हमने क्या कौन सी रेखा की श्रेणी बोली, लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं बोली। और सेकंड में आ रहा था तो उसे हमने क्या बोला बामर श्रेणी की रेखाएं। थर्ड में आ रहा था पास्टन। इस प्रकार लाइमन के लिए 1, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। इस प्रकार से इसे लिखेंगे कि लाइमन के लिए 1 2 3 4 5। इस प्रकार से क्या होंगे, इनके प्रथम कोश होंगे। लाइमन श्रेणी के लिए प्रथम कोश 1 होगा, बामर श्रेणी के लिए प्रथम कोश 2 होगा, पास्टन के लिए 3 होगा। इसी प्रकार ये नोट हमारा कंप्लीट होता है कि लाइमन श्रेणी की रेखाएं ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n2 - 1 उच्चतम कोश में से
1 को हम कम कर देंगे। पास्ट टेंस के लिए पूछेगा तो क्या कर देंगे n2 माइनस 2, ब्रैकेट के लिए पूछेगा तो n2 माइनस 3। इस प्रकार से ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल देखें 7वें से प्रथम। 7वें से प्रथम के लिए हम जो अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम में श्रेणी उसकी संख्या ज्ञात करते, रेखाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। किस प्रकार लाइनमैन के लिए क्या होगा, 7 से प्रथम है तो 7 माइनस 1 6 हो गया, बॉम्बर के लिए 7 माइनस 2 5। इस प्रकार ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि 6 से 2 छठी ऊर्जा स्तर से सेकंड ऊर्जा स्तर पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके लिए लाइमन श्रेणी की रेखाएं नहीं बनती। आप कर दोगे कि 6 माइनस 1, यहाँ पे दे रखा है कि सेकंड कक्षा में ही आ रहा है, सेकंड ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइमन श्रेणी की रेखाएं नहीं प्राप्त होगी, सिर्फ बामर से प्राप्त होगी। इस प्रकार से इनको हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन n2 वे उच्च कोश से n1 वे निम्न कोश में संक्रमण दर्शाए, जैसे कि n1 निम्न कोश है, n2 उच्च कोश है, इसकी ऊर्जा E2 है और E1 है, तो शामिल ऊर्जा क्या होती है, इसका ऊर्जा अंतराल क्या होगा E2 माइनस E1। डेली बराबर क्या होगा E2 माइनस E1। ऊर्जा अंतराल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, Hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट ये तरंगदैर्ध्य और उच्चतम और न्यूनतम ऊर्जा स्तर और परमाणु क्रमांक में एक संबंध है कि 1 अपॉन लैम्डा बराबर RH क्या है, यहाँ पर रिडबर्ग स्थिरांक यानी रिडबर्ग नियतांक, गैस नियतांक जिसे कहते हैं, और जेड स्क्वायर ये क्या है, परमाणु क्रमांक, ये 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 क्या है, निम्न कोश, और N2 क्या है, उच्च कोश के बारे में। ठीक है, अब ये फॉर्मूला और याद कर लिया, इसके साथ ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5वें ऊर्जा स्तर से, कौन से 5वें से, N2 का मान क्या हो गया 5वें ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होता है, तो स्पेक्ट्रम में प्रकट होने वाली कुल रेखाओं की संख्या क्या, फॉर्मूला क्या था, N2 माइनस N1 प्लस 1/2। कुल स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या था, यह था। तो हमें यहाँ पे क्या है, 5वें ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होता है और हाइड्रोजन परमाणु की बात करता है तो उसका N1 क्या हो गया 1, तो N2 5 माइनस, फॉर्मूले में रखेंगे N2 माइनस N1, 5 माइनस 1 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया 20/2 बराबर 10। तो इसका आंसर सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा से N2 बराबर 6 से दूसरी कक्षा में N1 बराबर सेकंड कक्षा में एक से अधिक पदों में संक्रमण कर सकता है, तो बामर श्रेणी में पूछा है, बामर श्रेणी में स्पेक्ट्रम में रखें, लाइमन में नहीं पूछा है, सिर्फ बामर में पूछा। लाइमन के लिए पूछता तो हम क्या करते कि उच्चतम ऊर्जा स्तर से, जैसे कि लाइमन में पूछता तो क्या करते हैं, उच्चतम N2 का मान क्या दे रखा है 6 माइनस 1 कर देते तो 5 हो जाता, लेकिन हमें पूछा कि इसमें बामर में N2 माइनस N2 का मतलब 6 हो गया, और फर्स्ट कक्षा यानी दूसरी कक्षा इसमें खुद बोल के बताया कि दूसरी कक्षा में आता, तो उसके लिए बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो बामर के लिए कितना होगा 2, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 4, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चित्र में 4 ऊर्जा स्तर दर्शाए गए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से प्राप्त कुल स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या हम डायरेक्ट इस प्रकार फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और उस प्रकार भी देख सकते हैं। फॉर्मूले से करेंगे तो क्या करेंगे कि उच्चतम ऊर्जा स्तर क्या है 4 माइनस 1 प्लस 1/2, 4 में से 1 गया 3, यह कितना हो गया 4, 12/2 कितना हो गया 6, टी आंसर होगा। लेकिन हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे कि करके देखेंगे क्या वाकई में ऐसा होता है, तो ये मतलब कि ये 4 हमने ऊर्जा स्तर बना लिए 1 2 3 4, ठीक है 4 ऊर्जा स्तर बना लिए। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे 1 में आएगा, ये इस प्रकार आ सकता है, ये इस प्रकार आ सकता है, 3 तो इस प्रकार आएंगे, चौथा इस प्रकार आ सकता है, 5वां इस प्रकार आ सकता है और 6ठा इस प्रकार। और किसी भी प्रकार से कोई रेखा बने तो बताओ,
तो इनको काउंट करेंगे 3 2 5 और 1 6, क्या होगा आंसर, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन परमाणु के n बराबर 4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो तरंगदैर्ध्य का प्रकाश किस तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्राप्त होगा। तरंगदैर्ध्य हमने अभी एक तरंग संख्या और कोश की या कक्षा की ऊर्जा के बारे में संबंध पढ़ा था। तरंग संख्या की क्या पढ़ा था, तरंग संख्या बराबर रेडबर्ग नियतांक और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n1 का मान दे रखा है कि 4 है से n2 ऊर्जा स्तर में, n2 का मान कितना, परमाणु के n4 ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है। n2 बराबर कितना दे रखा है 4, n1 बराबर कितना दे रखा है 2। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद में हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें याद करना है कि तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है आवर्ती, और तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है उल्टा होता है। तो इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। देखिए 10 6 में 78 नीचे आ गया और गुणा 3/16 इस प्रकार से सेंटीमीटर में आ गया लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य का मान। अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 की घात 7 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 486 नैनोमीटर इसका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना कीजिए। बामर श्रेणी में अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाले संक्रमण की तरंग संख्या की गणना करनी है। बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, n1 बराबर क्या होता है, n1 बराबर क्या होता है 2। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा इसके लिए अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाला उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, इससे जस्ट ऊपर वाला, यानी कि n2 बराबर 3 से n1 में जाता तो उसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। तो अब भी हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी श्रेणी के लिए उसकी अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाला कोश पूछा जाए तो उससे जस्ट ऊपर वाला कोश उसका उस अधिकतम तरंगदैर्ध्य की मान होगा। तो हमें n2 का मान मिल गया, n1 का मान दे रखा है, इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये तरंग संख्या की वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि खगोलीय प्रेक्षणों में दूर स्थित तारों से प्रेक्षित किए गए संकेत प्राय दुर्बल होते हैं। यदि कोई फोटोन संसूचक 600 नैनोमीटर की विकिरण से कुल 3.15 गुणा 10 की घात -18 जूल ऊर्जा प्राप्त करता है तो संसूचक द्वारा प्राप्त किए गए फोटोन की संख्या पूछी है। अब फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, पहले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा देखते हैं तो क्या होती है E बराबर hc/λ। H क्या होता है, प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.62 गुणा 10 की घात -34। अब प्रकाश C का मान कितना, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8, सब कुछ दे रखा है। अब लैम्ब्डा का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना है, फोटोन संसूचक 600 नैनोमीटर का, इसको 6 गुणा 10 की घात -7 इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। तो अब क्या होगा कि ये हमने फॉर्मूले में मान रख लिया तो हमारी ऊर्जा क्या प्राप्त होगी, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी, एक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, ये प्राप्त होगी, एक फोटोन की ऊर्जा ये प्राप्त होगी। हमें कुल फोटोन की ऊर्जा दे रखी है 3.15 गुणा 10 की घात -18 जूल ऊर्जा, कुल ऊर्जा दे रखी है। एक फोटोन की ऊर्जा हमारे पास है, तो कुल में हम एक फोटोन की ऊर्जा को भाग दे देंगे तो उसमें हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे कि 3.125 गुणा 10 की घात -19। कुल ऊर्जा में एक फोटोन की ऊर्जा का भाग देंगे तो फोटोन की संख्या प्राप्त नहीं होगी। या कुल में हमने एक फोटोन की ऊर्जा का भाग दिया तो फोटोन की संख्या कितनी प्राप्त होगी 10।